हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है मेरा जो चैनल है वो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि हम कैसे पैसे को मैनेज करें। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा कि 9 ऐसे तरीके जिससे आप हम अपने जो रिच बनने की तरफ मूव कर सकते हैं। तो रिच बनने से मेरा मतलब है आप एक फ़ाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ मूव कर सकते हैं, जिसमें आप जो आपका लिमिटेड टाइम है वो आपको अपने अकॉर्डिंग स्पेंड कर सकते हैं। अगर आपको ट्रैवल करना है तो आप ट्रैवल कर सकते हैं। अगर आपको नॉर्मल आपकी जो जो भी आप काम कर रहे हैं अगर आप उसमें खुश हैं तो आप वो आराम से कर सकते हैं, या फिर आपको 3-4 महीने का ब्रेक चाहिए तो आप वो कर सकते हैं। तो पहला तरीका जिसकी वजह से लोग रिच नहीं बन पाते हैं वो है कि नॉट हैविंग डिफरेंट सोर्सेज ऑफ इनकम। नॉर्मली लोगों को क्या होता है, अगर आपकी सैलरी इनकम है तो उसकी जो इनकम है, जैसे मान लीजिए लाख रुपए आप कमाते हैं सैलरी के, तो उससे क्या होता है कि सैलरी के अलावा आपकी कोई भी इनकम और नहीं होती है। अगर आप बिज़नेस करके 2 लाख रुपये कमाते हैं या 50,000 कमाते हैं तो आपकी उसके अलावा कोई भी इनकम और नहीं होती है। तो आपको कोशिश करना चाहिए कि आपकी मेन जो बहुत ही ईज़िली इनकम आप कर सकते हैं, जैसे डिविडेंड इनकम। आप कोई नेस्ले के शेयर ख़रीद लीजिए या फिर कोई आप इंडेक्स फंड ख़रीद लीजिए जिसमें आप डिविडेंड वाला प्लान ले लीजिए इंडेक्स का। तो आपको एक मंथली हर 6 महीने में जैसे इंडेक्स फंड में आपको डिविडेंड मिल जाता है, तो आपकी एक डिविडेंड इनकम हो सकता है वो इनकम बहुत कम हो, लेकिन उसका आपकी एक अदर इनकम भी चालू हो जाएगी। रेंटल इनकम होती है, वैसे ही इंटरेस्ट इनकम होती है, जो बॉन्ड है आपको जो 12th क्लास में पढ़ाते हैं डिबेंचर्स। लेकिन जो एक्चुअली होता क्या है, हमारा स्कूल सिस्टम इतना ज़्यादा फ्लॉप हो चुका है या इतना ज़्यादा बकवास सिस्टम है, उसमें आपको ये भी नहीं बताते कि आप पढ़ क्या रहे हैं और उसका क्या यूज़ है। तो डिबेंचर का मतलब बेसिकली होता है बॉन्ड, जिसमें आपको ब्याज मिलता है। अगर आप अपना कोई भी पैसा, जैसे मान लीजिए 100 रुपये में अगर बजाज फाइनेंस में दूँ बजाज फाइनेंस को, तो वो मुझे 8% आज की डेट में ब्याज देता है। तो जो 8 रुपये वो मुझे दे रहा है ब्याज, वो उसको बॉन्ड का इंटरेस्ट बोलते हैं। तो आप इस तरह से कोई भी बड़ी कंपनी को, प्रेफरेबली बजाज फाइनेंस से आज की डेट में सबसे जो अच्छी बॉन्ड की स्कीम चल रही है वो बजाज फाइनेंस में, तो उससे आपकी एक इंटरेस्ट इनकम आती रहेगी। मंथली स्कीम भी ले सकते हैं, क्वार्टरली भी ले सकते हैं, सेमी एनुअली भी ले सकते हैं, और आप ईयरली भी ले सकते हैं, जैसे आपके अकॉर्डिंग हो। तो आपका एक बिज़नेस या सैलरी के अलावा भी कोई इनकम आती रहेगी। दूसरा आप कर सकते हैं सॉवरेन बॉन्ड ले सकते हैं, जिसमें 2.5% का इंटरेस्ट मिलता है। उसके साथ साथ आपको जो गोल्ड की जो ग्रोथ होती है वो भी मिल सकता है, और आपको जो इनकम होएगी, जो कैपिटल का एप्रिसिएशन होएगी, मान लीजिए आज का गोल्ड का भाव 45,000 है, और अगर वो 1.5 लाख का हो जाता है 8 साल बाद, या 2 लाख का हो जाता है, तो जो भी डिफरेंस होगा, जो आपका गेन होगा, वो पूरा टैक्स फ्री होगा। तो इस वजह से आपका कोई भी इनकम हो नहीं पाती है, क्योंकि आपकी केवल एक फ़िक्स इनकम होती है, सैलरी या बिज़नेस। तो आप कोशिश करिए कि इस तरह की इनकम में मूव करें। दूसरा होता है ओवर स्पेंडिंग। ओवर स्पेंडिंग से मतलब मेरा ज़्यादा खर्चा करना नहीं है। मेरा मतलब है, जैसे मान लीजिए मैं कमा 1 लाख रहा हूँ, लेकिन मैं क्रेडिट कार्ड यूज़ करके 1,10,000 रुपये खर्च कर देता हूँ। तो इस तरह की हैबिट अगर मैं यूज़ करूँगा तो मैं हमेशा ही एक गरीब रहूँगा। और तीसरा जो रीज़न है, जो मेन है, आपके जो आसपास की जो सोसाइटी होती है, जो आपके बहुत सारे दोस्त होते हैं, उनकी सबकी फाइनेंशियल स्टेटस बहुत ख़राब होता है। फाइनेंशियली मैनेजमेंट वो बहुत वीक होता है। मान लीजिए आपका कोई भी दोस्त है जो लाख रुपए महीने के कमाता है, लेकिन आप देखेंगे अगर वो 5 साल से भी बिज़नेस कर रहा है, जॉब कर रहा है, तो उसके बैंक अकाउंट में कभी भी लाख रुपए नहीं होते हैं। तो मान लीजिए 60 महीने आपने जॉब करने के बाद हर महीने आपके लाख लाख रुपए आ रहे थे, लेकिन फिर भी आपके आज की डेट में लाख रुपए का बैलेंस कभी भी नहीं होता है। तो आप इस तरह के लोगों के साथ जब आप रहते हैं तो आप उसी तरह की, मतलब आप सोचिए कि जब आपके चारों तरफ का जो एनवायरनमेंट होता है उससे आपके इंटरनली भी फ़र्क पड़ता है, और आपकी लाइफ में भी ऑटोमेटिक फ़र्क पड़ता है। तो जिस बंदों के भी साथ आप रहते हैं टाइमली, तो आप कोशिश करिए आप अपने से बेटर फाइनेंशियल जो मैनेज करता है उसके साथ आप थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड करें, आप उस तरह के दोस्त बनाएं ताकि आपका भी फाइनेंशियल ऑटोमेटिक सही रहे। चौथी जो इन्वेस्टिंग है, जो आप जो इन्वेस्ट करते हैं वो एक अजीब अजीब टीवी देख के या फिर किसी फ्रेंड की एडवाइस लेके इन्वेस्ट करते हैं। इन्वेस्टिंग बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, आप इसको कोई भी टेक्निकल ज़्यादा दिमाग लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इन्वेस्ट आपको कभी भी करना है तो केवल इंडेक्स फ़ंड और गोल्ड ले लीजिए। अगर आप, मैं खुद की बात बताऊं तो मैंने आज तक केवल लाइफ में 4 ही शेयर ख़रीदे हैं, शॉर्ट टर्म के लिए ख़रीदे हैं वो भी। बाकी मैंने कभी भी कोई भी शेयर आज की डेट में मेरी होल्डिंग में ज़ीरो है, इंडेक्स फ़ंड के अलावा। इंडेक्स फ़ंड का मतलब होता है निफ्टी और सेंसेक्स। मैंने बहुत पहले एक बार नेस्ले के शेयर ख़रीदे थे, 3 महीने में 30% अप्रॉक्स में मैंने उसको निकाल दिए थे। HDFC बैंक के ख़रीदे थे, उसको भी मैंने निकाल दिए थे। भारतीय एयरटेल के ख़रीदे थे, और अभी लास्ट टाइम इंटरग्लोब एविएशन के ख़रीदे थे, वो भी मैंने 25% गेन में निकाल दिए थे। अब इसका मतलब मैं, लेकिन मेरी जो ये होल्डिंग है, ये भी जो शेयर मैं जब भी ख़रीदता हूँ तो मैं जैसे मान लीजिए मैंने 100 रुपये का मेरा पूरा पोर्टफोलियो है, तो केवल 5 या 10% ही जो मैं ये शेयर लेता हूँ वो 5 या 10% ही होते हैं मेरे पोर्टफोलियो का। तो जो बहुत ही कम अमाउंट में सेपरेट रखता हूँ हमेशा, ताकि बीच बीच में, और अगर आप मेरे चारों शेयर का नाम सुने होंगे और आपको थोड़ी बहुत शेयर मार्केट की नॉलेज होगी,
तो मेरी एक और फ़िलॉसफ़ी है कि हम किसी भी सेक्टर का हमेशा टॉप वाला ही ले लीजिए। मतलब किसी भी सेक्टर का मार्केट लीडर को ही खरीदिए। जैसे मान लीजिए, मैंने आपने सुना होगा भी थोड़ी देर 10 सेकंड पहले मैंने बोला भारतीय एयरटेल। तो जो टेलीकॉम सेक्टर का जो लीडर है वो भारतीय एयरटेल है, जियो नहीं है। तो मैं कभी भी अगर मुझे टेलीकॉम सेक्टर में जाना होगा तो मैं जियो कभी भी नहीं खरीदूँगा। अगर मुझे बैंक लेना होगा तो मैं ICICI बैंक कभी भी नहीं लूँगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कभी भी नहीं लूँगा, बैंक ऑफ बड़ौदा नहीं लूँगा, PNB नहीं लूँगा। मैं हमेशा HDFC बैंक का ही शेयर लूँगा, शॉर्ट टर्म के लिए हो या लॉन्ग टर्म के लिए हो। अगर मान लीजिए मेरा HDFC बैंक में मैंने लाख रुपए लगाए, अगर वो 50,000 भी हो जाते हैं तो भी मेरे को ज़्यादा टेंशन नहीं होगी, क्योंकि वो मार्केट का लीडर है। अगर वो कोलैप्स भी होने वाला होगा मार्केट का लीडर, जिसमें लाखों 4 लाख बंदे काम कर रहे हैं, 3 लाख बंदे काम कर रहे हैं, तो जैसे मान लीजिए TCS में 4 लाख बंदे काम कर रहे हैं, अगर वो कोलैप्स भी होने वाला होगा तो उसको गवर्नमेंट किसी ना किसी तरह से हेल्प कर देगी, तो वो ऑटोमेटिक शेयर लॉन्ग टर्म में बढ़ जाएगा। हो सकता है मैंने 6 महीने के लिए हों तो मुझे 3-4 साल और वेट करना पड़ जाए, इससे ज़्यादा मुझे लॉस नहीं होगा। मेरी कैपिटल हमेशा अप्रिशिएट होगी अगर मैं मार्केट का लीडर लूँगा। मेरी कैपिटल शेयर मार्केट में जब भी डूबेगी जब मैं ज़्यादा दिमाग लगाने की कोशिश करूँगा। जैसे मान लीजिए मुझे एविएशन सेक्टर में लगाना है, तो अगर मैं इंटरग्लोब का शेयर लूँगा तो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में मुझे कभी भी लॉस नहीं होगा। लेकिन अगर मैं सोचूंगा जल्दी से जल्दी पैसे डबल करने की, जैसे मान लीजिए टेलीकॉम में लगाना है मुझे, वोडाफोन का जब मैं शेयर लूँगा 10 रुपये के भाव पे, या 4 रुपये के, 5 रुपये के था थोड़े टाइम पहले, ये सोच के कि यार थोड़े टाइम पहले 5 का था, अब 10 का हो गया, अब शायद 20 का हो जाएगा, तो उसमें मेरा हमेशा जीरो होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। तो मेरा ये मानना है ज़्यादा तेज़ी से नहीं बढ़ना है अपन को धीरे धीरे ही बढ़ना है। जैसे मान लीजिए मुझे अगर आज 2 लाख रुपए किसी फ्रेंड को देना है, वो मुझे बोल रहा है कि 1 साल में मुझे उस 2 लाख के 4 लाख कर दूंगा मैं, तो आपको सबसे पहले दिमाग जो कॉमन सेंस हो गया आप में, तो अगर वो 2 लाख के 4 लाख कर देगा तो बहुत ज़्यादा चांसेस है, 99% चांसेस है कि वो 2 लाख को जीरो ज़रूर कर देगा। 4 लाख करे या नहीं करे, जीरो करने के ज़्यादा चांसेस रहेंगे। तो वैसे ही बिज़नेस में होता है, आप कोई भी शेयर लोगे डबल एक साल में डबल करने के लिए उसको, तो आपकी कैपिटल 99% चांस है वो जीरो हो जाएगी। तो और आपको धीरे धीरे, तो आपको हमेशा याद रखना है 15% से ज़्यादा अगर कोई भी रिटर्न आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो आप एक्सपेक्ट करना अच्छी बात है, लेकिन आप सेक्टर के लीडर के साथ ही कीजिए। जैसे अगर आप गोल्ड ले रहे हैं तो गोल्ड आप कहीं से भी ले लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो जब HDFC बैंक का शेयर ले लें तो आप सेक्टर के लीडर के साथ रहें हमेशा। दूसरा रीज़न है, आप ऐसा बिज़नेस कर रहे हैं जो सारे दुनिया को देख के कर रहे हैं। जैसे अभी मैं आपको करंट बताऊं, हर कोई मास्क बना रहा है, तो लोन ले रहा है, फिर मास्क एक फैक्ट्री डाल रहा है या मास्क बना रहा है, लोन ले रहा है, बहुत सारे मास्क लाखों की क्वांटिटी में ख़रीद रहा है और उसका वापस से बेचने की कोशिश कर रहा है। तो आपको अगर इकोनॉमिक्स समझ में आती है या फिर आप बिज़नेस फैमिली से हैं, तो आपको एक सिंपल सी चीज़ होगी, डिमांड और सप्लाई होती है। किसी भी चीज़ की अगर सप्लाई बहुत ज़्यादा हो जाती है तो उसकी प्राइस धीरे धीरे गिरती जाती है और अपन को बिज़नेस में लॉस होता रहता है। तो अभी मान लीजिए आप एक ऐसा बिज़नेस कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए आज मुझे तकिए का बिज़नेस कर रहा हूँ मैं नॉर्मल, अगर जब से कोरोना नहीं था उससे पहले मैं तकिए का बिज़नेस कर रहा था, तो अभी कोरोना की वजह से कोई तकिया ख़रीद नहीं रहा है या फिर उसकी डिमांड कम हो गई है या सेल कम हो गई है, तो मैंने सोचा कि मास्क का बिज़नेस चालू कर देता हूँ, हर कोई मास्क पहन रहा है। तो और मैं 1 करोड़ रुपया बैंक से लोन लेके अपनी फैक्ट्री लगा लिया या ट्रेडिंग का बिज़नेस चालू करा मास्क की फैक्ट्री का। अब इसमें मैं इतना बड़ा रिस्क ले रहा हूँ, मान लीजिए 10% के ब्याज पे भी मुझे अगर पैसा मिल गया तो 1 करोड़ का अगर 10% करते हैं तो मतलब 1.2 CR रुपीज़ मुझे बैंक को वापस करने हैं। और कोरोना ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल चलेगा, 2 साल से बात तो चलेगा नहीं, मान लीजिए 3 साल चलेगा, तो मुझे जो पैसे निकालने हैं 1 करोड़ 20 लाख रुपए, वो 2 साल के अंदर अंदर निकालने हैं। अब 2 साल के अंदर अगर मुझे 1 करोड़ 20 लाख निकालने हैं तो मुझे हर महीने का 5 लाख का प्रॉफिट करना पड़ेगा। 5-5 लाख का अगर मैं प्रॉफिट नहीं करूँगा तो मेरा जो ब्याज का जो पैसा मैंने लिया है अपनी कोलेट्रल देके, वो डूब जाएगा। अब इसके लिए मुझे अब इसमें एक बहुत ज़्यादा जो टेंशन वाली बात ये है कि मैं उस बिज़नेस में जा रहा हूँ जिसमें बहुत ही ज़्यादा बिजनेसमैन घुसे जा रहे हैं, तो मेरा कंपटीशन है वो भी धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। जैसे मान लीजिए आज इंडिया में मास्क जो बन रहे हैं, अगर आप थोड़ा बहुत न्यूज़ देखते हैं तो पूरे इंडिया में 10 लाख मास्क बन रहे हैं आज की डेट में। तो अगर मैं 1 हफ़्ते बाद देखूँगा तो वो देखना 12 लाख मास्क बनने लग जाएंगे, 1 हफ़्ते बाद और देखूँगा तो वो 15 लाख मास्क बनने लग जाएंगे। तो जैसे जैसे सप्लाई ज़्यादा होती जाएगी वैसे वैसे ही उसकी जो कॉस्ट, जो प्राइस है, जो मैंने सोचा था कि मैं 25 रुपये में मास्क बेच पाऊँगा, उसकी प्राइस मुझे धीरे धीरे कम करती जानी पड़ जाएगी। और एक लेवल ऐसा आएगा कि मुझे जो प्राइस है वो मेरी कॉस्ट से भी कम करनी पड़ जाएगी, क्योंकि बहुत सारे बिजनेसमैन मेरे से कम कॉस्ट में उसको बना लेंगे। तो फिर उसके बाद मतलब जब भी कोई बहुत ज़्यादा ट्रेडर घुस जाते हैं या बिजनेसमैन एक ही चीज़ में घुस जाते हैं तो उसमें हमेशा लॉस होगा। तो ये कोई भी बिज़नेस इस मास्क का कर रहा है आज की डेट में, तो मेरी जो ये थिंकिंग है, मेरे अकॉर्डिंग 100 में से 90% जो बिज़नेसमैन है जिसको मैं बहुत बड़े स्केल पे कर रहे हैं, तो वो इसमें 100% लॉस खा के बैठेंगे।
और हो सकता है 10 जने कमा लें इसमें, लेकिन 100 में से 90 लोग इसमें लॉस ही करेंगे 2 साल के बाद, क्योंकि आप एक ऐसा बिज़नेस कर रहे हैं जो एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में कर रहे हैं और बहुत बड़ा कैपिटल लगा के। दूसरा है कि आप जब भी अमीर बनने की कोशिश करते हैं तो आपको पता नहीं होता। आप जैसे आप किसी फ्रेंड से पूछेंगे यार तुम अमीर बनना चाहते हो, बोलेगा हाँ, तो कितने रुपए चाहिए तुझे अमीर बनने के लिए, तो उसको कुछ पता नहीं होगा, उसका कोई टारगेट नहीं होगा और उसको कोई टाइमलाइन भी नहीं होगी कि मान लीजिए मुझे 2 करोड़ रुपए करने हैं तो मुझे कितने साल में करने हैं, और करने हैं तो कैसे करने हैं, और मैं कितना कितना अमाउंट अगर हर महीने इन्वेस्ट करना पड़ेगा उस टारगेट को अचीव करने के लिए जो प्रैक्टिकली पॉसिबल भी हो, और कितने CAGR से मैं कंपाउंड कराऊँगा। तो अगर आप मेरा पिछला वीडियो देखोगे तो 20% CAGR से अगर मैं कंपाउंड करा देता हूँ 21,000 रुपये या 20,000 रुपये, तो मैं 1 करोड़ रुपए की वेल्थ क्रिएट कर लेता हूँ 10 साल में। अगर आप मुझे देखना है, पिछले वीडियो ही है जस्ट, तो आप उसको देख सकते हैं, तो उसमें आपको कंपाउंडिंग का भी मतलब समझ में आ जाएगा। दूसरा है कि आपकी जो जैसे EMI अगर आप ली होगी कभी भी कार की, होम की या कुछ भी, तो उसमें आप देखना कि 1 तारीख को ऑटोमेटिक वो डेबिट हो जाती है, 29 को, 30 को, मंथ एंड या शुरू में वो डेबिट हो जाती है। वैसे ही आपकी इन्वेस्टमेंट भी ऑटोमेटिक डेबिट हो जानी चाहिए जिस दिन आपकी इनकम एक्सपेक्टेड है। अगर आपकी इनकम 1 तारीख को ही आने वाली है तो 2 तारीख का आपको ऑटोमेटिक, जैसे मान लीजिए लाख रुपये आपके आ रहे हैं तो 5,000 रुपये आप ऐसे कर लीजिए ऑटोमेटिक SIP उसमें जानी चाहिए, जैसे वो गोल्ड में जाए या इंडेक्स फंड में जाए, दोनों में से एक में आप 5,000 रुपये डाल दीजिए, 2,500 रुपये करके डाल दीजिए, या जो भी आप डाल सकते हैं, एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ मैं, तो वो उसमें आप डाल दीजिए। तो उससे क्या होगा कि आपकी पहले ही, जैसे आप EMI में आप कभी भी डिफ़ॉल्ट नहीं करते होंगे, तो वैसे ही आपकी SIP में भी कभी भी डिफ़ॉल्ट नहीं होगा। जैसे आप इनकम आएगी तो आपको ऐसा लगेगा कि मुझे अब 95,000 जो बैलेंसिंग बचा उससे ही मुझे अपना जो भी है चलाना है। अब दूसरी चीज़ है कि आप ये सोचते हैं कि जो रिच पीपल होते हैं, जिनके पास पैसा ज़्यादा होता है, वो डिसऑनेस्ट होते हैं आपको, या फिर वो चोर होते हैं, या फिर वो पैसा 2 नंबर का होता है, या फिर वो सेल्फिश टाइप लोग होते हैं। इस तरह की थिंकिंग से आप क्या करते हैं कि आप कभी भी रिच नहीं बन पाओगे, क्योंकि आपको ऐसा लगता है रिच तो चोर होते हैं, तो आप खुद तो चोर थोड़ी ना बनोगे। तो ये आप थिंकिंग थोड़ी सी वो करिए, आपकी चेंज करिए। आप खुद देखिए कि सोनू सूद का एग्जांपल ले लेते हैं, अभी सबसे लेटेस्ट चल रहा है, वो इसीलिए हेल्प कर पा रहा है क्योंकि उसके पास बहुत सारा पैसा है और उसके पास एक दिल भी है कि वो हेल्प कर पाए। लेकिन अगर मान लीजिए उसके पास पैसे नहीं हो तो वो चाह कर भी कुछ हेल्प नहीं कर पाएगा। तो आप सोसाइटी को भी जब भी हेल्प कर पाओगे जब आपका फाइनेंशियल जो मैनेजमेंट है वो अच्छा होगा। तो अगर आपका पैसे आपके पास बहुत बड़ी वेल्थ हो जाएगी तो आप धीरे धीरे आप सोसाइटी के लिए भी आप हेल्प कर पाओगे, नहीं तो आप वो भी नहीं कर पाओगे। दूसरी चीज़ जो लास्ट चीज़ है, आपको एक प्रोग्राम कर दिया गया है कि मनी बहुत ज़्यादा कम है। आपको हमेशा ऐसा लगता है कि पैसे बहुत ज़्यादा कम है दुनिया में। पैसे कम नहीं है, पैसे जैसे मान लीजिए ये एक पूरा पेपर है, पूरी दुनिया में एक ये बास्केट है, इस बास्केट में पैसे पड़े हुए हैं, तो ये पैसे कम नहीं है, पैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन आप इस बास्केट में आपका कितना हिस्सा आप ले पाते हो वो एक ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आप इस बास्केट में से जितना ज़्यादा हिस्सा ले पाओगे, बहुत सारे जने के पास 1,000 करोड़ रुपए भी हैं, किसी के पास 100,000 रुपये भी नहीं है, तो आपको आपका कितना % शेयर इसमें आप ले पाओगे अपने माइंड से, अपने थोड़ा पेशेंस रख के और अपनी और ऑब्वियसली बात है हार्ड वर्किंग से, तो वो ज़्यादा मैटर करता है। तो इस वीडियो से मैं आपको कोई भी क्वेश्चन हो इंडेक्स फंड से रिलेटेड, गोल्ड कैसे बाय करते हैं, वैसे मैंने सबके वीडियो बना रखे हैं, फिर भी आपका कोई भी क्वेश्चन हो या फिर आप किसी पॉइंट से डिसएग्री करते हैं तो आप इसमें कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।